Solanum colle inermi herbaceae, Polis spinatus incisus। वेल मैं कोई मंत्र नहीं फूक रहा, ये है हमारे इस टमाटो का साइंटिफिक नेम। काश ये ना होता। सो वेल यही है हमारा आज का लेक्चर। हमारी आज की इस मुलाकात में हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। यस, सो ये हमारे लिविंग वर्ल्ड का सेशन नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं। सो हे स्मार्ट पीपल, स्वागत है आपका हमारी इस मुलाकात में। और हमारा ये जो सीरीज़ चल रही है नीट ड्राइव 1.0, इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th के कंप्लीट सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन को लेके, राइट। तो सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून विद अस। और आज हम पहुँच चुके हैं हमारे द लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई यार फिर शुरू करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को। और हमारी आज की इस इंटरेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि पहले हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी को लेके। राइट, बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे जिसमें छोटा सा डेटा आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो उस डेटा को हम लिख लेंगे। सेकेंड टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो होगा टेक्सोनॉमी। बट वेट, टेक्सोनॉमी के हम डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज अगली जो मुलाकात होगी वहाँ पे हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ेंगे। आज बस हम बेसिक्स लेके छोड़ देंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो होगा नॉमेनक्लेचर। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमेनक्लेचर किस किस प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, किसने दिया नॉमेनक्लेचर, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। ओके, तो फिर आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हमारे इस वंडरफुल सेशन में आज हमें काफ़ी सारी बातें सीखनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। अब क्या होती है सर बायोडाइवर्सिटी? बायो का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ लिविंग। एंड डाइवर्सिटी इसका मतलब होता है वैरायटी। तो अगर को मैं आपको बताऊं तो यार हमारी इस दुनिया में, है ना, हमारे जो वंडरफुल सा प्लैनेट है, इस प्लैनेट पे बहुत सारी अलग अलग तरह की लिविंग बींग्स की डाइवर्सिटीज़ प्रेजेंट है ना, बायो डाइवर्सिटी। तो लिविंग चीज़ की वैराइटीज़ बहुत सारी अवेलेबल है हमारी इस दुनिया के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपको पता है कि हमारी इस दुनिया में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बहुत छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया, तो कुछ काफ़ी बड़े होते हैं एनिमल्स लाइक एलिफेंट। कुछ बहुत छोटे छोटे प्लांट्स आप पाएंगे जैसे कि ग्रासेस, तो कुछ काफ़ी बड़े आपको मिलेंगे जैसे कि रेडवुड, कैलिफोर्निया का रेडवुड ट्री, राइट। कुछ बिल्कुल ही कलरलेस होते हैं जैसे जेलीफिश, ट्रांसपेरेंट होती है, रिप्रोड्यूस ही नहीं करते जैसे कि म्यूल। और कुछ रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ जो मूव ही नहीं करते, इमोटाइल जैसे कि पेड़, ट्रीज, प्लांट। कुछ बिल्कुल ही काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हैं जैसे कि हॉर्स। कुछ हैं जो कि जिनका लाइफ स्पैन बहुत कुछ दिनों का ही होता है जैसे कि मॉस्किटो। कुछ है जिनका लाइफ स्पैन काफ़ी सालों का होता है, 300 साल, राइट, जैसे कि पाल्म ट्री हो गया। तो देखा आपने कितनी वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी इस दुनिया में प्रेजेंट हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। तो वेल यही है ब्यूटी हमारे इस चैप्टर की। पहले हम शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं कि यार इस बायोडाइवर्सिटी में हमारी एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है। तो इसमें एक तो हमें एक डेटा दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और दूसरा हमें कुछ साइंटिस्ट के नाम भी जानने कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो आप कहोगे इट इज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ organisms in living world, ठीक है। हमारी इस दुनिया में कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो होती है क्या? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड बात हम कह सकते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यू साइंटिस्ट वो कहते हैं कि यार एट रिसेंट टाइम, आज के टाइम पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़, इतनी स्पीशीज़ जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है, या प्रेजेंट एट रिसेंट टाइम।
एट रिसेंट टाइम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ। और वो कौन कौन सी स्पीशीज है उनके नाम भी पता है हमें, ठीक है। ये तो हो गया एक साइंटिस्ट जो जनरली आपकी एनसीईआरटी बोलती है, मगर आगे आप इकोलॉजी में एक और नाम पढ़ोगे साइंटिस्ट का, जो कि है रॉबर्ट या उनका नाम है, एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर। ये जो साइंटिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग इस दुनिया में 7 मिलियन स्पीशीज अवेलेबल है। अर्नेस्ट नहीं, रॉबर्ट मेयर है शायद, है ना, या इट्स रॉबर्ट मेयर, राइट। तो रॉबर्ट मेयर जो है, इनके अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीशीज जो है वो हमारी इस दुनिया में प्रेजेंट हो सकती हैं, हालांकि हमें मिली कम है, मगर इनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कुछ, ठीक है। तो ये 2 डेटा आपको ध्यान रखना है, बाकी इसके बारे में और भी डेटा हम जानेंगे, मगर इन द चैप्टर ऑफ इकोलॉजी। तो एक हल्का सा डेटा लिख भी सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे, वो ये है कि यार जितनी भी स्पीशीज़ हमारे पास या जितनी भी बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, उस पूरी बायोडाइवर्सिटी में से जितनी भी आपके पास 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, इसमें से 1.55 मिलियन स्पीशीज़ जो है ना वो है एनिमल्स की, वो है एनिमल्स की। वहीं दूसरी तरफ 0.25 स्पीशीज़ जो बच गई, वो इतनी मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अवेलेबल है किसकी, प्लांट्स की, ठीक है। वो अवेलेबल है, प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, है ना, तो इनकी अवेलेबल है। अब इसमें से भी जो एनिमल्स हैं, इसमें से मेजॉरिटी कौन सी है, मेजॉरिटी है इंसेक्ट। भाई एनिमल्स बहुत तरह के होते हैं, राइट, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्कीहेल्मिंथीज, या आप आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। तो उनमें से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वहीं प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म, ओके। सो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ये डेटा जो है ये आप यहाँ पे अलग से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा हम एक और बात कर सकते हैं जो कि है साइंटिस्ट के बारे में, जिसके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन साइंटिस्ट के नाम को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्या है, आइए लिखते हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि है एरिस्टोटल, जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी क्लासिफिकेशन की। क्या है क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ वो पोर्शन लिख रहे हैं जो हमें याद करना है, ओके। देखो, अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो किसने रखी थी, एरिस्टोटल, ठीक है। दूसरा नाम जो आपको याद रखना है, टर्म टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की जो टर्म है ये किसने दी थी, ये दी थी A.P.D. कैंडोले। ही इज द साइंटिस्ट जिन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म दी है। तीसरा, टेक्सोनॉमी का, या आप कह सकते हो कि हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो है आपके कार्ल लिनियस, जिनका नाम है कारोलस लिनियस। स्पेलिंग ध्यान से देखना, ठीक है, कारोलस लिनियस। तो ये जो है साइंटिस्ट है, इन्होंने, ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ओके। टेक्सोनॉमी अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है टेक्सोनॉमी। चौथा साइंटिस्ट का जो नाम आपको ध्यान रखना है वो है अगेन एरिस्टोटल, बिकॉज ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ जूलॉजी या फिर बायोलॉजी। तो इज द फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी, दैट इज एरिस्टोटल। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका हमारे साइंस या बायोलॉजी की फील्ड में। इसके अलावा नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है, अगर आपसे पूछूं हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, तो बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। लास्ट नाम, या दैट्स सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। तो ये जो साइंटिस्ट के नाम है, ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, और इनको किस काम के लिए जाना जाता है उसकी वो बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो जस्ट पॉज द वीडियो, राइट दिस, है ना, नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड लाइक क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, और इन नाम को हो सके तो आज में निपटा के ख़त्म कर देना, इनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्लाइड जहाँ पे हमने बेसिक पढ़ा किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या होती है, कुछ डेटा लिखा है एनसीईआरटी का। तो ये डेटा कहने वाली कौन है, एनसीईआरटी, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा, ये सिर्फ एनसीईआरटी
बोलती है। बाकी यार अलग अलग बुकों में अलग अलग एनसीईआरटी मतलब अलग अलग डेटा दिया हुआ है ना, लेकिन आपको बहुत सारी बुक्स रेफर नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, बिकॉज किसी बुक की औकात नहीं है या किसी बुक में ऐसा दम नहीं है जो एनसीईआरटी को उसकी औकात दिखा दे। तो हमें एनसीईआरटी को ही बाइबल, गॉड, कुरान सब कुछ मान के चलना है, तो इन्हीं का डेटा हमें आगे लेके चलना होगा। ठीक है, तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। आई होप ये बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक है, छोटा सा एक पैराग्राफ था एनसीईआरटी में, तो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट पे कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। देखो टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है साइंस की जहाँ पे आप डील करते हो प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस, किस चीज़ के, क्लासिफिकेशन के। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी, सॉरी। देखो टेक्सोनॉमी में क्या है, टेक्सो का मतलब क्या होता है, टेक्सो वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमी का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स टू स्टडी समथिंग, टू स्टडी। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर को हम बात करें टेक्सोनॉमी क्या है, तो आप कहोगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science that deals with principles and processes, principles and processes of classifying of classification of organisms, of classification ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये होती है डेफिनेशन, जिसमें देखो एक ही क्लासिफिकेशन वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन वर्ड, आप टेक्सोनॉमी अपने आप समझ जाएंगे। तो ये जानते हैं क्या होता है ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल कि आप किसी चीज़ को ना क्लासीफाई कर रहे हो। जैसे होता है ना कि क्लासरूम में बच्चे जो हैं वो अलग अलग, जैसे होता है क्लासरूम में डिवाइड्स ग्रुप बने होते हैं, राइट, कि एक का वाइट हाउस है, एक का येलो हाउस है ना, एक का कोई अलग कलर का ग्रुप रेड हाउस ग्रुप बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग हाउसेज बने पड़े हैं। जैसे मेरे को याद है कि मेरा रेड हाउस था मेरे टाइम पे, तो अलग अलग करिकुलम एक्टिविटीज़ जिन बच्चों को जो करिकुलम एक्टिविटीज़ दी जाती है या उन्हें जो पसंद होती है उसके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग हाउसेज बनाए जाते हैं, राइट, स्कूल के अंदर। तो मतलब हमने उन्हें क्लासीफाई कर दिया है कि भाई अगर मेरे को बुलाना है किसी बच्चे को, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कह दूँगा कि उस वाले हाउस के उस नाम के बच्चे को यहाँ पे लेके आ जाओ। ठीक है, तो हमने बच्चों को, इतने सारे बच्चों को अलग अलग हाउसेज में डिवाइड कर दिया। दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ क्लासिफिकेशन, कि उनके सिमिलैरिटीज़ या डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उन्हें बांट दो, ये होता है। ठीक है, अब इसको हम और डिटेल में लेके जाएंगे क्या होता है क्लासिफिकेशन, बट एज ऑफ नाउ अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो मैं कहूँगा क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज़ द classification we done on the basis of similarities and dissimilarities। ठीक है, on the basis of similarities and dissimilarities। ओके, तो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर अगर आप किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, है ना, जैसे बच्चों को हम स्कूल में अलग अलग हाउसेस में डिवाइड किया, रेड हाउस, येलो हाउस, इस तरीके से, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ क्लासिफिकेशन। अब इसका फ़ायदा कहाँ होगा या कहाँ इस्तेमाल आएगा, तो वो हम पढ़ेंगे जब टेक्सोनॉमी का टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, बट बेसिक क्या समझे हम, बेसिक ये जाने कि यार क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो उस क्लासिफिकेशन में जो प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर जो प्रोसेसेस का हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी स्टडी कहलाई जाती है क्या, टेक्सोनॉमी। उसकी स्टडी क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पोर्शन विच वी हैव डन, एंड हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज कार्ल लिनियस। यहाँ लिख लेते हैं साइड में, हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज कार्ल लिनियस या कारोलस लिनियस। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है ना, बार बार ये नाम तुम्हारे सपने में आना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, कोई चीज़ कैसी है सिमिलर, उसमें क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ सिमिलर नहीं है, उस बेसिस पे जब आप चीज़ों को क्लासीफाई करते हो ना, तो उस ब्रांच, उस साइंस की ब्रांच को आप कहते हो क्या, टेक्सोनॉमी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है, आपको और अच्छे समझ में आएगा। हालांकि अगर आपको आ गया समझ में तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अरे तुम कहे,
हाँ देखो, मान लो ये एक कोई आपके पास एक सुपर मॉल है ना, आप किसी एक सुपर मार्केट मॉल में जाते हो, यू हैव टू परचेज, है ना, कुछ चीज़ें आपको खरीदनी है, तो आप आपने वहाँ पे एंट्री ली और वहाँ पे आपने पूछा किसी से कि यार मुझे एक पेंसिल चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने तुम्हें भेज दिया एक ऐसे हॉल के अंदर जहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा है, ऐसा एक पहाड़ बना हुआ है सामानों का, जिसमें पेंसिल भी पड़ी है, इरेज़र भी पड़ी है ना, उसी के अंदर खाने के आइटम्स पड़े हैं, आइसक्रीम वगैरह भी उसी पहाड़ में पड़ी हुई है, ठीक है। क्रिकेट्स के बैट्स वगैरह उसी पहाड़ में पड़े हैं, है ना, बच्चों के डायपर उसी में पड़े हुए हैं, सब कुछ उसी में पड़ा हुआ है। अब तुम्हें कहा कि इसमें से ढूंढ ले भाई, जो तेरे को चाहिए ना, पेंसिल चाहिए, निकाल ले इसमें से। तो अब तुम इस वाले मॉल में जाना पसंद करोगे या एक ऐसे मॉल में जाना पसंद करोगे जहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरीज में बनी हुई हैं? मतलब ये हो गया स्टेशनरी वाली कैटेगरी, ये हो गया फूड आइटम्स की कैटेगरी, ये हो गया क्रिकेट स्पोर्ट्स आइटम्स की कैटेगरी, ये हो गया आपके स्टेशनरी आइटम्स के हो गए, या फिर जो भी कुछ और मान सकते हो, ठीक है। जैसे फैशन हो गया, ये क्लॉथिंग वाली कैटेगरी हो गई फैशन की। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है। तो क्या करोगे आप सिंपली भागते भागते जाओगे, स्टेशनरी वाले आइटम में अपना सामान उठाओगे और वापस आ जाओगे। तो कैन यू सी, क्लासिफिकेशन करने से, चीज़ों को सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे बांटने से हमें फ़ायदा मिल गया। भाई वही तो हमने किया भाई, जो चीज़ खाने वाला आइटम है, उन सब खाने वाले आइटम में क्या सिमिलैरिटी है कि हम उसे खा सकते हैं, तो उसकी एक कैटेगरी बना दी। खेलने वाला कोई आइटम है, तो ऐसी चीज़ें जो जिससे हम खेल सकते हैं, उनमें सारी सिमिलैरिटी थी, उनको उठाया, एक कैटेगरी बना दी स्पोर्ट्स वाली। तो सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हमने चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ क्लासिफिकेशन। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, इट साउंड्स बेटर नाउ, है ना। चलो इसको रेज कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का बेसिक समझ गए आप। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और टर्म हमारे पास है जो कि है सिस्टमैटिक्स, जो कि है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक ये जो वर्ड है ये एक्चुअली आया है सिस्टमा से। सिस्टमा एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से ये आया है, और इस सिस्टमा वर्ड को पहली बार कार्ल लिनियस ने इसको यूज़ किया था। ये सिस्टमा वर्ड है ना, पहली बार कार्ल लिनियस ने इस सिस्टमा वर्ड को यूज़ किया था जब उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा है भाई, वो लिखना पड़ेगा, है ना। अगर वो स्किप किया तो पड़ेगी डांट। देखो यहाँ पे एक डेटा लिख लो कि कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखी थी, दैट इज सिस्टमा नेचुरे। ये इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर या एनिमल्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, ठीक है। तो ये बुक जो है जनरली एनिमल से डील करती है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में। इन्होंने एक बुक और लिखी थी जिसका नाम था स्पीशीज प्लांटेनम, है ना। इन्होंने एक और बुक लिखी थी दैट इज स्पीशीज या जेनेरिक प्लांटेनम। इनकी दूसरी बुक थी जेनेरा या स्पीशीज प्लांटेनम, ये इनकी दूसरी बुक थी। इस वाली बुक में इन्होंने जिक्र किया था या काफ़ी सारी बातें बताई थी किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो ये दो बुक्स के जो नाम है ना, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इनसे सवाल बनता है। अब आते हैं इस पर क्या होता है सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक इज नथिंग बट इट्स वेरी सिंपल। ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जहाँ पे टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी अकेले क्या है भाई, हमें किसी चीज़ को या किसी एनिमल को उठा के, मैंने आपसे कहा कि देखो ये एक एनिमल है जिसके दो एंटीना हैं, जिसके बहुत सारे बाल हैं बॉडी के ऊपर, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इसको उठा के डालो तो तुम इसे क्लासीफाई कर दोगे एक कैटेगरी के अंदर, वो हो गया टेक्सोनॉमी। लेकिन अगर आप उस ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखोगे और फिर क्लासीफाई करोगे, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है, फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखना, ठीक है। ये होता है क्या, फाइलोजेनी, ठीक है। तो मान लो आपके पास, जैसे मैंने कहा कि एक डॉग हो गया या काऊ ले लो, काऊ और हम ह्यूमंस, ठीक है, दोनों में यार कुछ तो सिमिलैरिटी है ना, तभी तो हम मैमल्स वाले ग्रुप में आते हैं। जैसे दोनों के पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो ये सिमिलैरिटी है। ये क्या हो गया, ये हो गया टेक्सोनॉमी कि हमने उसे मैमल्स वाले ग्रुप में डाल दिया इन दोनों को। लेकिन
आप जानते हैं कि यार इनका एक कुछ ना कुछ रिलेशनशिप भी रहा होगा। जैसे आपको पता है मैमल्स जो हैं वो रेप्टाइल से आए हैं, ठीक है, और रेप्टाइल्स किससे आए हैं आपके पास, पहले आपकी फिशेज़ हो रही होंगी, तो फिशेज़ हो गई, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स हो गए, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स हो गए, फिर मैमल्स हो गए, राइट। तो ये एवोल्यूशन चलता आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ, अगर आप एवोल्यूशन को मिक्स कर दोगे टेक्सोनॉमी में, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। तो सवाल आएगा कि बताओ सिस्टमैटिक्स क्या होता है, तो टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, ठीक है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू, डन है। तो ये वाला टॉपिक भी हमने समझ लिया क्या होता है सिस्टमैटिक्स, और किसने दिया है। सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया था कार्ल लिनियस ने, सिस्टमा, अपनी बुक के अंदर, और बुक की 2 डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए, ओके। तो वी आर डन विद दिस टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स ऑल्सो। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो एक काम करते हैं, लेट्स नाउ मूव एंड लेट्स टॉक अबाउट कि टेक्सोनॉमी जो होती है ना, टेक्सोनॉमी में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। हमने लिखा है ना यहाँ पे, टेक्सोनॉमी में प्रिंसिपल्स और प्रोसेस होते हैं क्लासिफिकेशन करने के। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं, वो देखते हैं। 4 प्रोसेस आने वाले हैं, वो हम देखेंगे, ओके। देखो यहाँ पे टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या है, आपको पता है कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर, इसमें हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी और नॉमेनक्लेचर दोनों आने वाला है, इसमें हम नाम भी देंगे, उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी निकालेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली रिलेटेड है ये, इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है, और सब्जेक्ट टू चेंज विद टाइम, मगर ये डज नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें आपका एवोल्यूशन भी इन्वॉल्व हो चुका है, ओके। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। बाई क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको बता दिया है ना, कि जैसे आप सुपर मार्केट मॉल में जा रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो गया ना चीज़ों को ढूंढना, तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से आप पढ़ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है हमारी हेल्प करता है डाइवर्सिटी को समझने में, ठीक है, कि कितने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपके इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, उन सबको जानने में मदद करता है हमारी। दूसरा बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानने में कि भाई कौन लिविंग है कौन लिविंग नहीं है। तीसरा, इट हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसमें भी कौन हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन हेल्प करता है, ठीक है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की अगर हम बात कर रहे होंगे तो उसे क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में हमारी मदद करेगा इंटर रिलेशनशिप, मतलब कि एक चूहे में और एक हाथी में क्या क्या सिमिलैरिटी है या फिर क्या रिलेशनशिप है वो बताएगा। अब सर चूहे और हाथी में क्या क्या रिलेशनशिप है, तो ग्रेजुअली आप अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है, मगर हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ लिंक तो होता है यार, है ना। तो रिलेशनशिप बताएगा अलग अलग ग्रुप्स के बीच की, और हेल्प अस टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द ऑरिजिन एंड जेनेटिकल रिलेशनशिप, तो ये भी बताएगा, और साथ में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को बनाने में मदद करता है हमारी, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड के अंदर कि वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, तो इनमें से कोई भी 5 पॉइंट याद कर लो एंड दैट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखो टेक्सोनॉमी क्या क्या इंक्लूड करती है, कि क्या क्या होता है, कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं एंड कौन कौन से वो प्रोसेसेस हैं जो कि टेक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड होते हैं, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 4 स्टेप्स आते हैं, 4 आप प्रोसेस कह लो, स्टेप्स कह लो टेक्सोनॉमी के अंदर। अब होने क्या वाला है कि मान लो ये आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला, आप रास्ते में जा रहे थे, है ना, जंगल में जा रहे थे, मान लो जंगल में तुम्हें इस तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म दिख गया, ये कुछ अलग ही बन गया, रामू काका ऐसा बना लेता, चलो उसको, ठीक है। यहाँ से मान लो इसके ऐसे 2 एंटीना निकले हुए थे, ये इसकी कुछ आंखें थी, ठीक है, एंड ये इस तरीके से इसकी बॉडी थी। आपको ये ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ मिल गया, तो आपको कहा गया कि यार इसे बताओ कहाँ रखें, है ना, कि एक एनिमल में रखें, इसे प्लांट में रखें, बैक्टीरिया में रखें, या एनिमल में भी इसको किस में, इंसेक्ट में रखें, या फिर कॉर्डिटा में रखें, है ना, किस में रखें, ये हमें समझ में नहीं आया। तो इसमें हमारी कौन मदद करने वाला है, इसमें हमारी टेक्सोनॉमी मदद करने वाली है। तो इसमें 4 स्टेप्स आप फॉलो करोगे। पहला स्टेप आएगा कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है कैरेक्टराइजेशन, इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें आप यू विल मेक अ लिस्ट, है ना, लिस्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म को आप क्लासीफाई करना चाहते हो उसके सारे कैरेक्टर्स आप लिख लोगे, है ना, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लोगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे इसके पास एंटीना है, इसके पास 2 आंखें हैं, इसके पास विंग्स भी हैं, इसके पास बॉडी में सेगमेंट्स बने पड़े हैं, ठीक है, इसके पास यहाँ पे लेग्स होंगे, पेयर ऑफ लेग्स, बिना पढ़ो कैसे चलेगा, ये उड़ेगा क्या, ठीक है। तो इसके पास पेयर ऑफ लेग्स भी हैं, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, तो ये आप इसको नोट कर लोगे पहली चीज़। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप आइडेंटिफिकेशन करोगे। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है
इसमें आप कहोगे आइडेंटिफिकेशन में आप इसे किसी ऐसे ग्रुप के साथ कंपेयर करोगे जिससे ये मिलता जुलता है। जैसे कि आप इसे कंपेयर कर सकते हो प्लांट के साथ, कभी नहीं कर सकते। ये मूव ही नहीं कर रहा, वो मूव, ये मतलब ये मूव कर सकता है, वो मूव ही नहीं कर सकते। वो ऑटोट्रॉफिक है, ये हेटरोट्रॉफिक है, तो ये तो कंपैरिजन ही नहीं हुआ। लेकिन इससे मिलता जुलता ग्रुप कौन सा है? इंसेक्टा, है ना। इंसेक्ट्स का जो ग्रुप होता है उसमें भी ऐसी चीज़ें होती है, उनके पास विंग्स तो नहीं होंगे, है ना, बट सेगमेंटेड बॉडी हो सकती है, उनके पास एंटीना होंगे, छोटे साइज़ के होंगे, है ना, और उनके पास ऐसे एंटीना, पेयर ऑफ एंटीनाज हो सकते हैं। तो ये कुछ क्या है, कॉमन, आप इसे कंपेयर कर रहे हो किसी क्लोजली रिलेटेड ग्रुप के साथ जो इससे मिलता जुलता है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? कंपैरिजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद क्लोजली रिलेटेड ग्रुप। ठीक है, इस वाले ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिली, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक किसी दूसरे ग्रुप के साथ मैच कर रही है तो उसको आप कंपेयर करोगे सेकंड स्टेप के अंदर। तीसरा स्टेप आएगा नॉमेनक्लेचर का, जहाँ पे आप इसको एक नाम दे दोगे। ठीक है, नेमिंग द ऑर्गेनिज्म विद अ स्पेसिफिक नेम। विद अ स्पेसिफिक नेम, आप उस ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दोगे और लास्ट में आप क्लासिफिकेशन कर दोगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? आप उसे किसी ग्रुप में डाल दोगे। ठीक है, तो यू विल कीप इट इन अ ग्रुप। और अगर को मान लो इस ऑर्गेनिज्म की किसी कोई भी ग्रुप के साथ मैचिंग नहीं खा रही है, ये किसी से मिलता जुलता है ही नहीं, तो इसके लिए आप एक नया ग्रुप बना दोगे, है ना। तो कीप इन अ ग्रुप और फॉर्म अ न्यू ग्रुप, या फिर उसके लिए एक नया ग्रुप बना दीजिए। तो ये स्टेप्स आप कर सकते हो। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप आपको उसके सारे कैरेक्टर्स को लिखना है कि अच्छा इसके पास ऐसा ऐसा है, तो आप एक डायरी लोगे और इसको जो भी आपको दिख रहा है इसकी बॉडी के बारे में वो सब लिख लोगे। दूसरा, फिर आप कंपेयर करोगे कि अच्छा इसके पास एंटीना है और इंसेक्ट के पास भी एंटीना होते हैं, दोनों को मेल कंपेयर करोगे। ठीक है, तीसरा, फिर इसको एक नाम दे दोगे, और चौथा, ये जिससे ज़्यादा मेल खा रहा है उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल दोगे। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट टैक्सोनॉमी इज़। यही थे वो 4 प्रिंसिपल, 4 प्रोसेस जो कि टैक्सोनॉमी में आप फॉलो करते हो। कौन कौन से? कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स को लिखना, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, कंपेयर करना, तीसरा नॉमेनक्लेचर, नाम देना, और चौथा फाइनली उसको कैटेगरी में डाल देना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। तो अब समझ में आया आपको? टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा, क्या होता है ये देखा हमने, राइट। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज। और इसके बाद फिर हमने क्या देख लिया? वी हैव टॉक अबाउट कि हम कैसे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट इट डाउन, फिर हम आगे बात करते हैं। तो होपफुली कि यार आपने ये चारों स्टेप्स यहाँ पे लिख लिए होंगे। और अब देखो, इसमें से ना, इन चारों में से हमें डिटेल में क्या पढ़ना है सर? कैरेक्टराइजेशन में कुछ खास नहीं है, हमें सिर्फ कैरेक्टर्स नोट डाउन करने हैं, तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो वो जैसे हमने इस ऑर्गेनिज्म को देखा तो हमने इसके कैरेक्टर्स नोट कर लिए कि इसके पास 2 एंटीना हैं, इसके पास पेयर ऑफ लेग्स हैं, है ना, सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी। ठीक है, तो पहला स्टेप है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स को लिखना। तो इसमें कुछ डिटेल हमें नहीं पढ़नी है। आइडेंटिफिकेशन, इसे कंपेयर करना किसी दूसरे ग्रुप के साथ, तो उसमें भी कुछ खास डिटेल है नहीं, बस हमें कैरेक्टर्स को देख के उसे पहचानना है कि यार ये इंसेक्ट के जैसा दिख रहा है या किसी प्लांट के जैसा दिख रहा है या कैसा दिख रहा है। ठीक है, तीसरा नॉमेनक्लेचर, हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर एक नाम देना चाहते हैं तो कैसा नाम दें। ठीक है, जैसे हम ना एक लोकल लैंग्वेज के नाम नहीं दे सकते किसी ऑर्गेनिज्म को। इट्स लाइक अगर मैं आम की बात करूँ तो हम यहाँ पे लाइक यू नो दिल्ली वगैरह एरिया में हम इसे आम कह रहे हैं, किसी और जगह पे इसको हाफुस कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैंगो कहते हैं। तो अब मान लो कोई अगर अफ्रीका का बंदा आया हुआ है, अब उसके सामने 3 लोग हैं, एक इंडियन है, एक अमेरिका का साइंटिस्ट है, एक कोई और है, एक मराठी है। तो अगर को उस जो अफ्रीका से बंदा आया है उसको आम के बारे में उसको पूछना है, तो एक बंदा कहेगा आम, एक बंदा कहेगा हाफुस, एक बंदा कहेगा मैंगो, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो हमें एक कॉमन नेम देना पड़ेगा जिससे कि पूरे वर्ल्ड में वो यूनिवर्सली फॉलो हो सके। ठीक है, कोई उसका नाम चेंज ना कर सके। तो एक कॉमन नेम हमें देना है और उसे आप कहते हो क्या? नॉमेनक्लेचर या फिर साइंटिफिक नेमिंग करना। ठीक है, तो वो सीखते हैं। तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे अलग से इसके ऊपर एक स्लाइड ले लेता हूँ। तो लेट्स टेक इट और बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर, देखो नॉमेनक्लेचर जो है ये एक्चुअली 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, आपको पता है। एक आप नाम दे रहे हो लोकल लैंग्वेज में, तो पहला क्या है? लोकल लैंग्वेज, लोकल नेम, या उन्हीं को आप कहते हो वर्नैकुलर नेम्स।
वर्नैक्युलर नेम्स, ठीक है। दूसरे होते हैं साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेम। अभी साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये ऐसे नाम होते हैं जो कि यूनिवर्सली फॉलो होते हैं। पहली बात तो दे आर फॉलोड यूनिवर्सली, मतलब मान लो अगर मैंने इस ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिया और वो साइंटिफिक नेम है, वो प्रूफ हो गया, मतलब उसको प्रूवन मिल गया है, ठीक है। तो अब अमेरिका में भी इसका नाम वही पढ़ा जाएगा, इंडिया में भी उसका नाम वही पढ़ा जाएगा और किसी दूसरे देश में भी उसका नाम वही पढ़ा जाएगा, तो वो कॉमन हो चुका है, ठीक है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा वो। दूसरा, कुछ रूल्स फॉलो करेगा, फॉलो रूल्स, लाइक उसके नाम में 2 शब्द आने वाले हैं, 3 शब्द आने वाले हैं, उन 2 शब्द का मतलब क्या होगा, ये कुछ रूल्स फॉलो करेगा। और तीसरा, साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाएगा, है ना, बाय साइंटिस्ट, बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट उस नाम को देंगे। और चौथा, आप कह सकते हो कि यार ओनली वन, एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने इसी नाम को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ कर लिया या किसी एक ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दे दिए, ऐसा नहीं है। वन ऑर्गेनिज्म वन नेम। चौथा पॉइंट क्या है, वन ऑर्गेनिज्म वन नेम, वन नेम, एक ऑर्गेनिज्म को आप एक ही नाम देने वाले हो। ये हम पढ़ेंगे अब नॉमेनक्लेचर के बारे में कि किस तरीके से हम नाम दे सकते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट, ओके। तो देखो यहाँ पे किस किस तरह के नॉमेनक्लेचर होते हैं। देखो एक होता है मोनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। मोनोमियल नॉमेनक्लेचर जहाँ पे सिर्फ एक ही नाम आएगा, मतलब एक ही शब्द होगा। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो वन वर्ड वॉज यूज टू नेम द ऑर्गेनिज्म। इसका ड्रॉबैक क्या निकला, इसका नुकसान क्या निकला कि इट बिकम डिफिकल्ट टू यूज द यूनिक नेम्स एंड यू कैन से मोर ऑर्गेनिजम्स वर डिस्कवर। जैसे से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते जा रहे हैं, अब इतने सारे वर्ड हम कहाँ से लेके आएंगे। मिलियंस में तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं और मिलियंस में वर्ड हम अगर रखेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए इस वाले को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। तीसरा आता है ट्राइनोमियल, जिसमें आपको 3 वर्ड रखने हैं, ठीक है। एक किसी ऑर्गेनिज्म के 1 2 3, तो इस तरीके से आप 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे किसी एक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। टोटोनिम्स कहते हैं इसको, है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। नहीं, टोटोनिम्स नहीं, ये हम अलग पढ़ेंगे। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसको भी छोड़ दो अभी। अब हमारे पास जो काम का है या जो हमें पढ़ना है, जहाँ से सवाल बनेंगे, वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे हम 2 वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और एक होता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आपको पता नहीं कि हमने मोनोमियल को तो रिजेक्ट मार दिया, वो तो चाहिए ही नहीं अपने को, है ना। लेकिन ट्राइनोमियल को हम कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हैं और बाकी मेजरली जो यूज़ होगा वो होगा बाइनोमियल। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, तो इट वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस, ठीक है। इन्होंने दिया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये दिया है लेमार्क ने, ये दिया है लेमार्क साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप याद कर लीजिएगा। और 1753 में इन्होंने इस नाम को, इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया और इसके बारे में कुछ कुछ बातें हमें या कुछ कुछ रूल्स हमें बताए गए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या वो रूल्स हैं और देन वी विल टॉक अबाउट, हम कुछ एनिमल्स को नाम भी देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जो 2 बुक्स के नाम बताए थे ना, एक था आपके पास कौन सा, सिस्टेमा नेचुरे, यही लिखे थे, सिस्टेमा नेचुरे, और एक बुक कौन सी थी, स्पीशीज प्लांटिनम, स्पीशीज या जेनेरा प्लांटिनम। ये जो है आपको पता है कि सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ना इन्हीं बुक्स में लिखे गए थे, ठीक है। तो कार्ल लिनियस ने दोनों बुकें लिखी थी। इसमें से फर्स्ट वाली बुक जो है ये थी एनिमल्स के बारे में, तो इसमें एनिमल्स के जितने भी साइंटिफिक नेम थे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, और दूसरी वाली बुक में आपको प्लांट्स के साइंटिफिक नेम जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो कार्ल लिनियस ने पहली बार साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो इन 2 बुकों में लिखे, तो इन 2 बुक का नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लीजिएगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन और बात करते हैं आपके पास क्या क्या रूल्स होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने के, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या रूल्स होंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम जो होता है ना वो होता है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। तो पहला
जो आपके पास इस नाम में जो पहला वर्ड आपको दिया गया है वो पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम, मतलब जीनस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भाई पहला जो हमने लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेरिक नेम। एक सेकेंड, हाँ ये नाम हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेरिक नेम। पहला वर्ड जो लिखा जाएगा वो हमेशा फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। बचपन से हमें मैम सिखाते हैं ना, मम्मा ने सिखाया है, मैम ने सिखाया है कि फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल, है ना, सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। तो वही वाला रूल यहाँ पे भी है कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। तो जेनेरिक या जो जीनस लिखा जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। तीसरी बात, स्पीशीज एपिथेट। ये जो सेकंड वर्ड है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज एपिथेट। ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ये दूसरा रूल है, ठीक है। तो पहला वर्ड जेनेरिक जीनस रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है और वो स्मॉल में लिखा जाएगा। फिर आ रहा है नेक्स्ट, बोथ द नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगर को आप इन नामों को प्रिंट करवा रहे हैं तो वो इटैलिक्स, ऐसे ना टेढ़ी वाली लैंग्वेज होती है, ऐसी हल्की टेढ़ी सी, ठीक है, तो वैसी वाली लैंग्वेज में आपको प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर को हाथ से लिख रहे हो तो हाथ से टेढ़ा कैसे लिखोगे, है ना, तो हाथ से आप इन्हें एक काम कीजिए, आप इन्हें अंडरलाइन कर दीजिए। हमने कहा ठीक है बढ़िया है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकंड स्पीशीज, लेटर कैपिटल, स्मॉल लेटर, दोनों को अंडरलाइन कर दो अगर हाथ से लिख रहे हो। और लास्ट बात, ये यूनिवर्सली फॉलो होंगे, इसमें कुछ रूल्स लगे हुए हैं और ये जो है साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं ये नाम। तो ये होते हैं आपके रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। अगर किसी भी एक नाम या किसी को भी आपको एक नाम देना है तो उसमें दो वर्ड होने चाहिए, एक जीनस एक स्पीशीज, जीनस कैपिटल लेटर, स्पीशीज स्मॉल लेटर, और अंडरलाइन कर दोगे अगर आप हाथ से लिख रहे हो। अदरवाइज प्रिंटिंग के टाइम पे आप उसे इटैलिक में प्रिंट करवाओगे, ठीक है। और ये सारे नेम कैसे होता है, लैटिन लैंग्वेज के होते हैं। लैटिन लैंग्वेज ही सर क्यों चूज करी, है ना, इंग्लिश चूज कर लेते, हिंदी चूज कर लेते। तो लैटिन लैंग्वेज इसलिए चूज करिए क्योंकि लैटिन लैंग्वेज इज़ अ डेड लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में अब कोई चेंजेस नहीं हो सकते, इस लैंग्वेज को डेड करार कर दे दिया है कि अभी डेड हो चुकी है। तो इस लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, इसीलिए ज़्यादातर साइंटिफिक नेम हम लैटिन लैंग्वेज से ही उठाते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है अब आगे जाके, इसीलिए। ओके, तो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। आपने नॉमेनक्लेचर सीख लिया, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं जो आपको भी फॉलो करने हैं अगर को आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो, ठीक है। ये बात अमिताभ बच्चन जी ने भी कही है ना, अनुशासन, प्रतिष्ठा, है ना, और परंपरा तीनों होनी चाहिए आपके अंदर। चलिए आगे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड कोड्स फॉर नॉमेनक्लेचर। अब सर ये सारे नाम मुझे ढूंढने हैं कि एनिमल्स के इतने सारे नाम, प्लांट्स के सारे नाम मुझे कहाँ मिलेंगे, किधर मिलेगा किधर मिलेगा। तो ये आपको मिल जाएंगे इन नामों को देने के लिए हमने कुछ कोड्स का इस्तेमाल किया है। जैसे कोडिंग होती है ना, कोडिंग का इस्तेमाल करके हम किसी कंप्यूटर को कमांड देते हैं, है ना। कोई कंप्यूटर में हमें कोई सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया तो उसे कमांड देनी है कि तू ऐसा ऐसा करेगा, तो उसके लिए कुछ कोड्स लिखे जाते हैं। ऐसे ही इस साइंटिफिक नेम को देने के लिए हमने कुछ कोड्स लिखे हैं। वो कोड्स जो हैं वो क्या क्या हैं, वो है ICBN, ICZN, ICNB, ICTB, ICNCP, ठीक है। क्या है ये, आइए इसको पढ़ लेते हैं बिकॉज इससे भी सवाल बन सकता है। तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ये कोड्स हैं, ICBN दैट इज इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा देखो ICZN, ZN मीन्स जूलॉजी, ओके। तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अगर को आप प्लांट्स को नाम दे रहे हो तो उसके लिए कोड क्या होगा, ICBN। अगर कोई एनिमल को दे रहे हो तो ICZN, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तीसरा है ICNB, ये क्या होता है, इट इज़ इंटरनेशनल कोड, मैं यहाँ सेम कर दे रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स,
ठीक है, किसी बैक्टीरिया आपको मिला, उसको अगर आपको नाम देना है तो आप कौन से कोड का इस्तेमाल करोगे, ICNB। ICBN क्यों नहीं रखा, क्योंकि फिर सेम बन जाता है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसलिए N को और B को चेंज कर दिया, तो नॉमेनक्लेचर फॉर या और नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियल या प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ICTB क्या होता है, ICTB इज, यहाँ पे कमिटी है, ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी, इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। अगर किसी वायरस को नाम देना है तो आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। लास्ट है ICNCP, ये क्या है, ये है इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड, जो प्लांट आपने अभी कल्टीवेट किया है, अगर आपको उस प्लांट का नाम देना है ना, आर्टिफिशियल प्लांट आपने खुद बनाया है, तो इन दैट केस यू विल यूज़ द ICNCP। ओके, तो ये फुल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी हैव टॉक अबाउट। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमने इसके रूल्स पढ़ लिए और हमने इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि एक छोटा सा सेक्शन है, वैसे ये नीट में नहीं आता है, नीट के सिलेबस में से हट चुका है। बोर्ड में अगर को बाय चांस अगर आ जाता है ना, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के, तो स्टिल अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट एक्स्ट्रा के लिए आपको कुछ बता दे रहा हूँ ताकि 1-8% भी अगर कोई चांस कोई आपसे पूछ ले, या किसी दूसरे कोचिंग के मॉड्यूल्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, परेशान करने वाले, चेकिंग करने वाले, तो ये वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप इस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट को। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम अलग अलग तरह के बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कुछ होते हैं सिनोनिम्स, कुछ होते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है, आपको पता है कि यार किसी भी चीज़ का अगर आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसमें 2 वर्ड्स आएंगे, जीनस और स्पीशीज, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिनोनिम्स में किसी एक ऑर्गेनिज्म को, इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप देखोगे कि यार किसी एक ऑर्गेनिज्म या किसी एक टैक्सॉन क्या होता है भाई, एक ऑर्गेनिज्म मान लो, ठीक है, किसी एक ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दे दोगे आप, 2 नहीं। मिसाल के तौर पे एक फंगस था या है, एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक फंगस है, वो फंगस जो है दैट इज वाइट रस्ट। वाइट रस्ट एक फंगस होता है जिसको एक साइंटिस्ट ने नाम दिया, दैट इज एल्ब्यूगो कॉन्डिडा, स्मॉल सी है, ठीक है, एल्ब्यूगो कॉन्डिडा, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसी एक समय पे इनको एक नाम दे दिया, एल्ब्यूगो कॉन्डिडा, इस फंगस को नाम दे दिया। कुछ टाइम बाद किसी दूसरी कंट्री में कोई और साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने इसको कुछ टाइम बाद एक और नाम दे दिया, उन्हें नहीं पता था, मतलब ये नाम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया इसको, एंड दैट इज कॉर्पायरस कॉन्डिडा, ठीक है, या सॉरी इट्स कैलोट्रोपस, ठीक है, कैलोट्रोपस कॉन्डिडा, और उन्होंने नाम क्या दे दिया इसको, एल्ब्यूगो कॉन्डिडा नाम दे दिया। इवन आई थिंक इट्स नॉट कैलोट्रोपस, इट्स सिस्टोपस, शुड कुछ ऐसे था ना, आई थिंक सिस्टोपस, हाँ इट्स सिस्टोपस कॉन्डिडा। तो पहले कौन था, एक साइंटिस्ट इसको नाम दे दिया एल्ब्यूगो कॉन्डिडा, और दूसरे साइंटिस्ट ने नाम दे दिया इसको क्या, सिस्टोपस कॉन्डिडा। तो ये 2 नाम दे दिए। अब देखो एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही फंगस है, उसके 2 नाम हो गए, तो ये दिक्कत हो गई। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को हम, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि यार हम उसको एक्सेप्ट करेंगे जिसने नाम पहले दिया होगा। तो मान लो ये वाला साइंटिस्ट जो है, ये नाम अर्लियर, ये नाम पहले मिल चुका है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे वाले को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर इस वाले नाम को हम किसी और के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ये लेटर है, ये बाद में दिया गया है, तो नॉट एक्सेप्टेड, वी विल यूज़ इट फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, वी विल यूज़ इट
फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, इसको हम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपन्स हियर, ओके। अब बात करते हैं इसके अलावा दूसरे, एक तो आप समझ गए ये वाला क्या है, ये है ना, पूरा फंडा समझ चुके हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स जो है, अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को दो दो साइंटिफिक नेम दे दिए जाएं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे जो पहले मिला है, और जो बाद में दिया गया था उसको हम रिजेक्ट मार देंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट, या बाकी वाला सिनोनिम्स कहलाएंगे। तो ये क्या है? ये सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स हो जाएगा इस वाले का, ठीक है। तो वन इज डन। दूसरे पे आते हैं। ऐसी एक और चीज़ हमें देखने को मिली जो कि है होमोनिम्स, है ना, ये हो गए फर्स्ट। ऐसी दूसरे हमें क्या देखने को मिले? होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स जो हैं ये बाय चांस या गलती से या कुछ हो गया तो इन दैट केस कि मान लो किसी एक नाम के ना दो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम दे दिया, तो दो टैक्सा हैं और उनको एक ही नाम मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसको, एक ही नाम, टू और मोर टैक्सा। मिसाल के तौर पे किसी एक ऑर्गेनिज्म को ना, इसमें क्या था, किसी एक ऑर्गेनिज्म को दो दो नाम दे दिए, इसमें दो नाम जो है, या आप कहते हो दो ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम दे दिया इसमें। एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका इकिडना। इकिडना एक नाम है, ठीक है, और इकिडना यही नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी दे दिया। ये नाम पहले 1779 में ये नाम दिया गया था किसको? मोर्रे एल, एक फिश होती है ना, उसको ये नाम दे दिया गया 1777 में। कुछ टाइम बाद 1797 में यही नाम किसी दूसरे साइंटिस्ट जो किसी दूसरी कंट्री में था, उसने इसको इस नाम को दे दिया किसको? स्पाइनी एंट ईटर। स्पाइनी एंट ईटर एक ऐसा जानवर होता है ना, मतलब ऐसे चूहे की तरह जिसके ऊपर कांटे कांटे ऐसे उगे होते हैं, राइट, अपने कांटे फेंक के मारता है, तो वो होता है स्पाइनी एंट ईटर। उसको ये नाम दे दिया कब? 1797 में। अब वापस वही प्रॉब्लम आ गई कि यार दो दो अलग ऑर्गेनिजम्स के एक ही नाम है, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन दैट केस वापस से सेम रूल को अप्लाई करो कि यार जो पहले मिला है, जिसने पहले दिया है उसको एक्सेप्ट करो, बाद दूसरे वाले को किसी और के लिए इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो इस वाले को हमने रिजेक्ट मार दिया और इस वाले को हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो आज जो स्पाइनी एंट ईटर है उसका कोई और नाम है, ये नाम नहीं है, इकिडना उसका नाम नहीं है। फाइन, आगे समझ में। तो ये होते हैं आपके होमोनिम्स। ऐसी एक और चीज़ आती है आपके पास जिसे आप कहते हो टोटोनिम्स। क्या कहते हो? तीसरे जो है वो है टोटोनिम्स। टोटोनिम्स क्या होते हैं? टोटोनिम्स अगेन कुछ हमारे पास ऐसे नॉमेनक्लेचर हैं, ऐसे नाम हैं जिसमें जीनस और स्पीशीज़ दो चीज़ होते हैं ना, पहला वाला वर्ड जीनस, दूसरा वाला स्पीशीज़, दोनों सेम है। तो यहाँ आप देखोगे जीनस एंड स्पीशीज विद सेम वर्ड। तो प्रॉब्लम हो गई वापस से। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसको आप दे सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो हो नहीं रही है ना। तो ऐसे वाले नाम भी होते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल, कुछ फिश होती है, फ्रेश वाटर फिश, जिसका साइंटिफिक नेम है रीटा 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 रीटा, ठीक है। तो पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीशीज, दोनों ही सेम है, इसे आप कहोगे टोटोनिम्स। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल आपका होगा टोड। टोड का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है ब्यूफो ब्यूफो, ठीक है, दोनों सेम है, स्पीशीज और वो। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आ जाएगा कोबरा। कोबरा का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है नाजा नाजा, दोनों सेम है ना, स्पीशीज और जीनस। अगेन क्या है? टोटोनिम्स। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो, गोरिल्ला। गोरिल्ला जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है गोरिल्ला गोरिल्ला,
गोरिल्ला, गोरिल्ला। देखो लेकिन हम ना रूल्स वही फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीशीज, अंडरलाइन कर दिया, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड वाला स्मॉल, तो वही रूल्स हैं, बस ये होते हैं टॉटोनिम्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लो रैट का। रैट का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटस, 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 तो ये हो गया। और लिख लो रेड फॉक्स। रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम होता है वुल्पस, 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 फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल, और दोनों सेम है। एक और लिख लो आउल का, उल्लू का। उल्लू का साइंटिफिक नेम होता है दैट इज ब्यूबो, बीबो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं टोटोनिम्स, जिसमें स्पीशीज और जीनस दोनों ही क्या है, सेम वर्ड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो वी कॉल देम एज अ टोटोनिम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो वी हैव डन दिस पार्ट। फिर आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें 3 नाम आने वाले हैं। इसमें क्या आएंगे, इसमें आपके 3 नाम आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ लिख सकते हो आप चाहो तो, दैट इज ऑटोनिम्स, दैट इज ऑटोनिम्स। या छोड़ देना, वो इतने काम का भी नहीं है वैसे आपके, आप उसे स्किप कर सकते हो, वैसे ये भी काफ़ी एक्स्ट्रा ही हो गया था। लास्ट देखो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसमें क्या आएगा, इसमें हमें कुछ डिटेल नहीं पढ़नी है, बस हल्का फुल्का एक बार एग्जांपल्स देख लीजिए। तो इसमें 3 नाम दिए जाएंगे, 3 वर्ड्स आर यूज्ड। और वो कौन कौन से 3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है जीनस, फर्स्ट वर्ड, ठीक है। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज एपिथेट को, स्पीशीज एपिथेट सेकेंड वर्ड। लेकिन सर तीसरा वाला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर 3 नाम आ रहे हैं इसमें, जो थर्ड वर्ड होगा ना वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आओ देखते हैं। वो तीसरा वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है क्या, वो रिप्रेजेंट कर सकता है, पहली चीज यू कैन से सब स्पीशीज, सब स्पीशीज ऑफ एनिमल, किसी एनिमल की सब स्पीशीज। एग्जाम्पल देखो, गोरिल्ला, 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 ठीक है। ये आपके पास ये जीनस है, ये स्पीशीज है, ये सब स्पीशीज है उसकी। एक और एग्जांपल देखो, कार्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, कार्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस क्या है, ये आपका साइंटिफिक नेम है क्रो का। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो, ठीक है। तो जो तीसरा वाला वर्ड है वो आपस से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका सब स्पीशीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आता है नेक्स्ट वाले एक और नाम पे, एंड दैट नेक्स्ट नेम वी आर हैविंग विच इज कॉल्ड एज, और क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, एक तो स्पीशीज रिप्रेजेंट कर दी, स्पीशीज के अलावा ये एक और चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता है, दैट इज वेराइटीज इन द केस ऑफ प्लांट। प्लांट में हम सब स्पीशीज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, हम वेराइटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो वेराइटी इन प्लांट्स, एग्जाम्पल देखो, सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप आगे भी पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी में। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, दैट इज कैबेज या कलीफ्लावर। देखने में सेम होता है, मतलब नाम बोलते ही में कई बार बहुत सिमिलर लगती है कि भाई बहने बहने आपस में, है ना, फूल गोभी और पत्ता गोभी, है ना, कैबेज और कलीफ्लावर। इनके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें ना, तो इनका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका, ब्रासिका ओलेरेशिया। और जो तीसरा वर्ड है जो वैरायटी रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, वो है कैपिटाटा। ये जो साइंटिफिक नेम है ये है कैबेज का साइंटिफिक नेम। वहीं एक और लिख लो, दैट इज सेम, ब्रासिका ओलेरेशिया, वैरायटी क्या है, दैट इज कैपिटाटा, इसमें होती है ब्यूटाइरिशियम, ब्यूटाइरिशियम। ये है कर्लीफ्लावर का, ये है कर्लीफ्लावर का साइंटिफिक नेम।
तो अब देखो ये जीनस, ये स्पीशीज, जीनस, स्पीशीज, और तीसरा क्या है उसकी वैराइटीज़ हो जाएंगी, ठीक है, या उसकी सब स्पीशीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये वाले नाम जो होते हैं इन्हें आप कहते हो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें तीसरा वर्ड भी हो सकता है, जिसमें तीसरा वर्ड भी हो सकता है। और इसमें ऐसे ही हम बैक्टीरिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 1 2, और तीसरा बैक्टीरिया के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, दैट इज थर्ड फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या रिप्रेजेंट करेगा, बैक्टीरिया में उसका स्ट्रेन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल एक लिख लो यहाँ पे, दैट इज ई कोलाई, एग्जाम्पल ई कोलाई। ये जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये बैक्टीरिया एक तरह का, इसका साइंटिफिक नेम है एस्चर्चिया कोलाई, और इसका स्ट्रेन होगा RY13। तो इसमें ये क्या है, ये हो गया इसका स्ट्रेन, तीसरा वाला वर्ड, ये हो गया स्पीशीज, ये हो गया इसका जीनस। तो इस तरीके से ये क्या है, ये आपके ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर होते हैं। आई होप ये भी आप समझ चुके हैं, एक बार इसको देख लो ध्यान से। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि क्या रूल्स होंगे इसके, तो जैसे बाइनोमियल के रूल्स थे सेम इसके भी रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं कि भाई इसको भी आप सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, सेपरेटली अंडरलाइन, जो तीसरा वाला वर्ड है ये स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, या कभी कभार कैपिटल में भी हो सकता है, ठीक है, स्मॉल और कैपिटल। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल में लिख सकते हो इसको। तीसरा, अगर को आप इसे हैंड रिटन है, अगर को हाथों से देख रहे हो तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। सेम बात है, ठीक है, सारा कुछ सेम बात है। तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। वी हैव टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑल्सो, दैट इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये भी यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद आपकी सिर्फ आती है एनसीईआरटी वाला पार्ट। तो जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो मैंने एनसीईआरटी की फॉर्म में यहाँ पे मतलब लाइक एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट दे दिया है। तो ये आपका काम है कि आप इस एनसीईआरटी के इस वाले पोर्शन को पढ़ोगे। बाकी सेपरेटली मैं भी आपको एनसीईआरटी पढ़ाई दूंगा, तो तब हम इसे कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो स्पीशीज़ का डेटा लिखा हुआ है ना, तो ऐसी हाईलाइट वाली बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा वी हैव टॉक अबाउट दिस पार्ट ऑल्सो, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये सारी बातें इसके बारे में आपको रीड मारनी है। बस 5 मिनट लगेंगे, बैठ जाओ और लाइन से रीड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ICBN, ICZN हमने 2-3 और पढ़ी है, ठीक है, जो कि नीट में आ सकती है। और जेनेरिक नेम हो गया और इसका स्पीशीज एपिथेट, ठीक है। ये रूल्स हो गए, रूल्स को पढ़ लेना। इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन और टेक्सॉन के बारे में या टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ लिखी हुई है। और लास्ट सिस्टमैटिक्स क्या होता है वो लिखा हुआ है। तो एक बार इसे रीड मार लोगे तो ये सारा आज के आज निपट जाएगा। आखिरी आते हैं, लास्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड आफ्टर दिस वी विल जस्ट एंड दिस सेशन, ओके। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है, अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, है ना, कि इस स्क्रीन को पॉज कर लो, क्वेश्चन को रीड कर लो एंड गिव आंसर बाय योरसेल्फ। आप ये सब कुछ पढ़ चुके हो। पहला स्टेटमेंट बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वन ऑफ देम। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। डेफिनेशन या हाँ, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। सेकंड, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तीसरा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय RH विटेकर। लास्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन इज सिमिलर और सिनोनियम टू ग्रोथ। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट, कौन सी 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं आपको ये बताना है। तो गिव अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। तो कौन सी 2 स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ है फोटो पीरियडिज्म डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन, मगर हम जानते हैं कि यार लाइट की वजह से प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उस पर फर्क पड़ता है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट करा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है RH विटेकर ने, लेकिन हम जानते हैं कि यार कार्ड लिनियस हैं जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट गलत हैं, तो बाकी 2 स्टेटमेंट्स क्या होंगी, सही होंगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। तो A एंड D दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C, ओके। अगला सवाल आपकी नज़रों के सामने ये रहा, बताओ क्या होगा इसका आंसर। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल लॉज, आप जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा वाला इनमें से, सोच मेरे भाई। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड, तो भाई सही बात है ये तो ना, हम लैटिन में लिखते हैं और उसको इटैलिसाइज कर देते हैं। When written by hand, it has to be underlined, बिल्कुल सही बात है। बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं, they can written any language, क्या उसे हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला सवाल, ICBN की फुल फॉर्म, अरे यार बड़ा ईजी है ना, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ऑप्शन नंबर A, यहाँ पे इंडियन में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना इस शब्द में। आता है अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है लिनियस। लिनियस इज
क्रेडिटेड विद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या फिर आपके थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप या डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पे ध्यान से एक बात ध्यान रखना कि यार बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है किसने दिया था, ये दिया था आपके लिनियस ने, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस। सेकंड पढ़ो बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का लॉ हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पे जानेंगे इसके बारे में। तीसरा है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी का जो आंसर है वो ना कॉन्ट्राडिक्टरी है, आप एकदम से नहीं बोल सकते कोई एक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया है। सबसे पहले आपके आए थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, फिर बना सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, फिर बना आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो बनाया जिचेरियस ने, है ना, जिचेरियस नाम के साइंटिस्ट ने। और जो आपके सिंपल माइक्रोस्कोप है वो बनाया आपके नॉल एंड रुस्का साइंटिस्ट ने। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट रॉबर्ट हुक, ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट नॉल एंड रुस्का जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, और तीसरे आते हैं आपके जिचेरियस जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया, ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी पहली बार बॉडी के अंदर कि भाई जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ये बात किसने ढूंढी थी, तो ये ढूंढी थी विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने। और कौन से जानवर के अंदर पहली बार ब्लड सर्कुलेशन ढूंढा गया था, तो वो था स्नेक। ये भी ध्यान रखना, पहली बार स्नेक के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। तो हमने बाकी ऑप्शंस के भी, है ना, पहलू देख लिए। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स या फिर फाइलोजेनी, है ना। फाइलोजेनी क्या होता है, इट इज द फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या क्या आता है, तो जीनस और स्पीशीज आती है, ये भी सही है। बाकी आप क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चंस मैंने ही रखे हैं इसलिए लाइक आई नो, बट आप क्वेश्चन पूरा पढ़ना। कह रहा है कि राइटिंग द नेम ऑफ द प्लांट एनिमल इन 2 वर्ड्स, तो कौन से वो 2 वर्ड्स हैं, तो वो स्पीशीज और ये हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। एंड सेकंड लेक्चर था, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, अगेन बहुत सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। तो आपका काम है सिर्फ इस डेटा को अपने नोट्स में उतारो और उन्हें याद करते हुए चलो। चीज़ों को कल के लिए पेंडिंग मत रखो, आज का काम आज ही निपटा दो। कोशिश करो सोने से पहले जो भी कुछ पढ़ा है आज दिन भर में उसे रिवाइज करके सो, ठीक है। तो वी आर लिविंग फॉर दिस सेशन हेयर, है ना। मिलते हैं हमारी अगली मुलाकात में, तब तक अगली पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वाले सेशन की डीपीपी मिल जाएगी, तो उस डीपीपी को अटेंड करना मत भूलना। उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, अच्छे सवाल हैं। कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका आंसर भी आपको दे दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय।